हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थ्रू एजेस। आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के थर्ड क्लास में हैं, जहां पर हम लोग रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इल्तुतमिश अपने आखिरी दिनों में रज़िया सुल्ताना को राजा नियुक्त करता है, लेकिन राजा जो है वो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह बन जाता है। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को टर्किश नोबल्स ने राजा बना दिया इल्तुतमिश के डिसीज़न के बावजूद। लेकिन जब रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह जो मुल्तान के गवर्नर थे, उन्होंने जब रिवॉल्ट किया, उसको सप्रेस करने के लिए गए, तो मौका देखकर रज़िया सुल्ताना ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और रज़िया सुल्ताना पहली महिला बनी मेडिवल इंडिया की, पहली महिला शासक बनी मेडिवल इंडिया की। अगर हम रज़िया सुल्ताना के टर्म की बात करें तो वो 1236 से लेकर 1239 CE तक गद्दी पर बैठी। रज़िया सुल्ताना के जीवन की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन में भरसक कोशिश की कि वो पुरुषों के जैसे दिखें, पुरुषों के जैसे दिखाई दें, पुरुषों के ट्रेडिशंस में रहें, ताकि जो नोबल्स थे वो उनको सपोर्ट करें। जो नोबल्स थे वो टर्किश नोबल थे। हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने अपने एम्पायर एक्सटेंशन के लिए चहलगानी नाम की एक 40 मेंबर की मिनिस्ट्रियल यूनिट बनाई थी, और वो उसके जितने भी मेंबर थे वो सब टर्किश थे। टर्किश मेंबर सेटिस्फाई हो सके, उनको ऐसा न लगे कि मैं या हम किसी पुरुष से नहीं बल्कि महिला से गवर्न हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्होंने, रज़िया सुल्ताना ने मेल अपीयरल को अपनाया। उन्होंने पर्दा, जो कि टर्किश या मुस्लिम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, पर्दा सिस्टम को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया। ओपन फेस में वो राज्य में दरबार में भी चली जाती थी और पुरुषों के जैसे ही शिकार पर भी चली जाती थी। जिस प्रकार से पुरुष शिकार पर जाते थे, ठीक उसी प्रकार से रज़िया सुल्ताना भी शिकार के लिए चली जाती थी। रज़िया सुल्ताना का सपोर्ट टर्किश नोबल्स ने तो कभी नहीं किया, तो रज़िया सुल्ताना ने कोशिश की कि नॉन टर्किश नोबल्स को अपॉइंट किया जाए, ताकि कहीं से उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। और चूंकि नॉन टर्किश नोबल्स को वो अपॉइंट कर रही थी, इससे भी टर्किश नोबल्स को परेशानी हुई। टर्किश नोबल्स ने रज़िया सुल्ताना को गद्दी से हटाने की पूरी कोशिश की और डिस्टरबेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। जब डिस्टरबेंस क्रिएट करना शुरू किया तो सबसे पहला डिस्टरबेंस जो लाहौर के गवर्नर थे उनके द्वारा हुई। लेकिन लाहौर के गवर्नर को रज़िया सुल्ताना ने हरा दिया। लेकिन 1240 ईस्वी में सरहिंद में, भटिंडा पंजाब में जो इलाका है उसे हम सरहिंद कहते हैं, सरहिंद में अल्तुनिया ने जो विद्रोह किया, उसको सप्रेस करने के लिए जब अल्तुनिया और याकूत एक अबेसियन स्लेव था रज़िया सुल्ताना का, वो जब जा रहे थे तो जो टर्किश नोबल्स के फॉलोअर्स थे उन्होंने याकूत की हत्या कर दी और रज़िया सुल्ताना को बंदी बना के अल्तुनिया के हाथों सौंप दिया। अल्तुनिया ने रज़िया सुल्ताना को बंदी बनाया और उसके बाद उनसे रज़िया सुल्ताना ने अल्तुनिया से प्रेम विवाह कर लिया। और वापस जब दिल्ली पर वो हमला करने के लिए आ रहे थे तो बहरम शाह, याद रखिएगा, बहरम शाह ने कुछ गुंडों को भेजकर अल्तुनिया और रज़िया सुल्ताना की हत्या करवा दी।
इस तरह से 1239 CE में रज़िया सुल्तान की मृत्यु हो गई और बरहम शाह राजा बन गया। बरहम शाह जब राजा बन गया तो बरहम शाह जब राजा बना तो उसको राजा बनने में चालीसा का बहुत योगदान था। जो चहलगानी नाम की एक मेंबर कमेटी थी उसका बहुत बड़ा योगदान था बरहम शाह को राजा बनाने में। बरहम शाह के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है, बस दो ही चीज़ें हैं कि बरहम शाह ने अपनी बहन रज़िया सुल्तान का हत्या करवाया और बरहम शाह को उन्हीं के आर्मी मेंबर्स ने या उन्हीं की आर्मी ने 1242 ईस्वी को मार दिया। ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज ओन आर्मी। 1242 के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को राजा बनाया गया और अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेके 1246 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। अब अलाउद्दीन मसूद शाह थे कौन? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह राजा बनता है। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह। और जब वो मुल्तान पर हुए डिस्टर्बेंस को सप्रेस करने के लिए गया तब रज़िया सुल्तान ने अपने आप को राजा घोषित किया। तो अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह का ही नेफ्यू था, बेटा था और रज़िया सुल्ताना का नेफ्यू था। चूँकि रज़िया सुल्ताना के बाद जो भी राजा बन रहे थे वो कहीं ना कहीं चहलगानी की मदद से ही बन रहे थे। तो जो राजा थे वो चहलगानी चीफ्स के पपेट्स ही हुआ करते थे। अलाउद्दीन मसूद शाह फेमस तो नहीं हुआ लेकिन इनफेमस ज़रूर है। इनफेमस ये जिन कारणों से हैं वो कारण है इंटरटेनमेंट एंड वाइन। दारू बहुत पीता था। ही वॉज एडिक्टेड ऑफ वाइन एंड इंटरटेनमेंट और वाइन का बहुत शौकीन था। 1246 ईस्वी में जो चीफ थे, ये चीफ चहलगानी के जो चालीसा के जो चीफ्स थे वो अलाउद्दीन मसूद शाह से बहुत अपसेट हो जाते हैं और नसरुद्दीन महमूद को राजा बना देते हैं। नसरुद्दीन महमूद को राजा बनाने में गयासुद्दीन बलबन, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, बलबन के बारे में अभी हमें पढ़ना है। तो बलबन ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल किया था। अब ये बलबन कौन है? तो बलबन भी उसी चालीसा का एक टर्किश मेंबर है जिस चालीसा का गठन इल्तुतमिश ने किया था। बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को राजा बनाया और अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। बेटी का विवाह करने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि अगर बलबन बेटी का विवाह कर देता है तो राजा तक उसकी डायरेक्ट पहुंच हो जाएगी, उसका पावर बढ़ जाएगा। उसके पावर को बढ़ता देख नोबेल्स को, जो चालीसा के मेंबर्स थे, उनको अच्छा नहीं लगा और वो नसरुद्दीन महमूद की कान भरने लग गए और उनको दरबार से हटाने की मांग करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को दरबार से निकाल दिया, लेकिन बलबन को पावर का बड़ा शौक़ था और नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन राजा बना। अब बलबन राजा कैसे बना, इसके लिए अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग सोच है। अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग सोच है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, जैसे इब्न बतूता हो गए, इज़ामी नाम के एक इतिहासकार रहे हैं। उन लोगों का मानना है कि बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को जहर दे दिया
कुछ लोग मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो इस पर अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग विचारधारा है। अब हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। बलबन का वास्तविक नाम उलुग खान था। बलबन का वास्तविक नाम उलुग खान था। 1246 से 1265 तक मिनिस्टर के तौर पर स्लेव डायनेस्टी में ही अपॉइंटेड था। ये चहलगानी का एक मेंबर था, लेकिन 1266 ईस्वी में इसने अपने आप को राजा घोषित किया और 1286 तक ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब हम यहाँ पे CE लिख रहे हैं। हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा कि इतिहास को हम 2 हिस्सों में पढ़ते हैं, AD और BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD मतलब एनो डोमिनी। लेकिन यहाँ पर CE का मतलब है कॉमन एरा, कॉमन एरा। और इसी तरह से अगर हमें BC को लिखना होता है तो हम BCE लिखते हैं। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। अब हम ये जानेंगे कि बलबन ने अपने दरबार में कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई। सबसे पहले अगर हम बलबन के बारे में जानें तो बलबन ने एक चीज़ जान लिया था कि चहलगानी के पास बहुत पावर है। चहलगानी 40 मेंबर्स जो चालीसा था या द 40s हुआ करती थी, उनके पास बहुत पावर थी। जब उनके पास बहुत पावर थी तो उनको ख़त्म करना ज़रूरी था, क्योंकि उनके रहते बलबन लंबे समय तक राजा नहीं बन सकता था। तो सबसे पहले बलबन ने इल्तुतमिश के हर एक फैमिली मेंबर की हत्या करवा दी, जिससे चालीसा को समाप्त किया जा सके। उन्होंने एक सिस्टम अपनाया, सजदा एंड पैबोस एंड पैबोस। सजदा एंड पैबोस। पैबोस का मतलब होता है किसिंग द फीट, किसिंग द फीट ऑफ एम्परर। अब सिजदा क्या है? सिजदा का मतलब होता है कि अपने खुदा के सामने नतमस्तक होना, झुकना। अब झुकते इंसान सिर्फ खुदा के पास हैं, इसीलिए बलबन ने अपनी उपाधि जिल ए इलाही ले ली। जिल ए इलाही। जिल ए इलाही का मतलब होता है गॉड्स शैडो ऑन अर्थ। गॉड्स शैडो ऑन अर्थ। इसका मतलब ये है कि बलबन ने अपने आप को बताया कि मैं भगवान का ही एक दूत हूँ, और इस तरह से नोबेल्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। बलबन ने एक पर्शियन फेस्टिवल नवरोज स्टार्ट किया। बलबन की सबसे बड़ी बात यह है कि बलबन जब राजा बना तो उसने अपने दरबार में हंसना, मजाक करना, दारू पीना सब प्रतिबंधित कर दिया। यहाँ तक कि बलबन अपने इमोशंस को भी किसी को नहीं बताता था कि वो कब खुश हो रहा है और कब दुखी है। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यही उसकी मृत्यु का भी कारण था। जब नॉर्थ वेस्ट में उसने अपने बड़े बेटे को रेबेलियन को रोकने के लिए भेजा तो उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई, और इस दुख को व्यक्त न कर पाने के कारण ही बलबन की मृत्यु हो गई।
अब सवाल ये है कि बलबन के बेटे का क्या नाम था? प्रिंस महमूद। प्रिंस महमूद। प्रिंस महमूद की डेथ की जो खबर थी, ये बलबन को मन ही मन खाए जा रही थी, बिकॉज़ वो किसी से दुख दर्द व्यक्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने खुद अपने दरबार में हंसना, रोना, इमोशंस को व्यक्त करना, जोक करना, ये सब प्रतिबंधित कर रखा था। अगर हम बलबन के बारे में जानें तो बलबन ने एक पॉलिसी अपनाई थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहने का मतलब होता है खून का बदला खून, उंगली का बदला उंगली, गले का मतलब गला। और इस तरीके से बलबन ने अपने साम्राज्य को संभाला। लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद 1266 से 1286, बलबन की मृत्यु के 4 साल बाद मुग़ल साम्राज्य स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो गया और खलजी डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ। जो स्लेव डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे काई कुआबाद, 1287 से लेके 1290 तक रूल करते हैं, और इनकी हत्या इन्हीं के मिलिट्री कमांडर के द्वारा की जाती है, जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी आगे चल के खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक बनते हैं। हम लोग अगली क्लास में खिलजी डायनेस्टी ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।